हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। आज जो है हम एसबीएस क्लासेस के चैनल पर क्लास 9th की मैथ लेकर आए हैं और ये मैथ की पहली सीरीज है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय करोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एसबीएस क्लासेस में क्लास 10th की मैथ तो शुरू हो गई, पॉलिटी भी शुरू हो गई। तो हम एनसीईआरटी चूंकि बुक अभी मार्केट में आ नहीं पाए थे इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन अब मार्केट में बुक अवेलेबल हो चुकी है। तो अब जो हम क्लास 9th की जो है मैथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और सीरीज में बढ़िया से एकदम आपको समझाते हुए मस्त ले चलेंगे। चलिए, तो आज आप लोगों की भी चैनल पे शुरुआत होगी क्लास 9th का। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा और मैं पूरी अपने तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। तो इस बेस क्लासेस क्लास 9th मैथमेटिक्स, चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को राधे राधे। अब आप यहाँ पे देखो, आपका बच्चा पहला चैप्टर ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब कह रहा है कि आपको जो कोऑर्डिनेट का प्रयोग करके ना चीजों को खुद ही समझना है। अब कैसे निर्देशांक कोऑर्डिनेट एक एक पॉइंट समझेगा। पहले आपको मैं ले चलता हूं, इंट्रोडक्शन समझाता हूं। सबसे पहले आपको चैप्टर का पूरी समरी समझाता हूं कि चैप्टर आया कहां से, क्या रीजन थे इसके, सारी एक एक बातों को डिटेल में समझेंगे। तो ये आपका चैप्टर का नाम था। अब चलिए आपके चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स लिखे दिख रहे होंगे, आप पहले ध्यान से देख लो, मैं साइड हो जाता हूं। अब यहां पे आप ध्यान से देखो कि सबसे पहले आपको जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, जो आपका पहले चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट्स। देखो, आप बेसिक बात एकदम ध्यान से समझना, कंसंट्रेट होकर देखना, आपको मजा आएगा। और सबसे पहले बात समझो, कोऑर्डिनेट क्या होता है। कह रहा कोऑर्डिनेट्स आर नंबर्स यूज टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कह रहा है कि देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट नंबर का आप जो आप यूज करते हो, किस लिए करते हो उस चीज को समझा। टू लोकेट द एग्जैक्ट, टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन। जैसे आपने गूगल मैप का यूज किया है, जब आप कोई भी पॉइंट डालते हो, जैसे आपने सर्च किया आजमगढ़, आपने सर्च किया आजमगढ़, आपने सर्च किया दिल्ली, आपने सर्च किया आगरा, तो आपको मैप पे एक एग्जैक्ट पॉइंट दिखाता है, एक डॉट से आपको रेड कलर का डॉट दिखाएगा और उससे पता चलता है कि ये कहां पर स्थित है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट और लोकेशन की जानकारी कौन देता है, कोऑर्डिनेट देते हैं। कैसे देंगे वो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप ये समझो। करेक्ट, कोऑर्डिनेट आर नंबर्स, कोऑर्डिनेट वह नंबर है जिनका प्रयोग करते हैं, यूज टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन, ये शब्द ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट, आपको पॉइंट और ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु, किसी स्थान की एग्जैक्ट स्थिति, एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम कोऑर्डिनेट का प्रयोग करते हैं। कोऑर्डिनेट समझ में आ गया कि किसी प्लेस, किसी वस्तु की जब हम लोकेशन जाननी होती है, एग्जैक्ट मतलब एकदम सटीक जानकारी जाननी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक ऐसी संख्या है जो आपके वस्तु की, आपके स्थान की हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। पहली बात क्लियर। चलिए, अब ये कैसे कैसे मदद करता है, दे हेल्प इन मैप। मैंने बताया ना, गूगल मैप में आप डालो अपने यहाँ का लोकेशन, आप चाहे जिस स्टेट से हो, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट डालिए, देखिए गूगल मैप में डॉट कलर, रेड कलर का डॉट आपको दिखाएगा आपके स्टेट को, आपके डिस्ट्रिक्ट को। नेविगेशन, जो जहाज वगैरह लेके जाते हैं, नाव वगैरह लेके जाते हैं, वो भी प्रयोग करते हैं। और तीसरी बात ज्योमेट्री, वो तो करनी ही करनी, आप भी करोगे हम भी करेंगे। चलिए, तो तीन जगह पहला कोऑर्डिनेट आपको क्लियर हो गया। बोलिए, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। देखो, एंशिएंट इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या था इसमें, मतलब जो प्राचीन भारतीय योगदान इसमें क्या था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की आप बात कर लो, इसी को हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड की। आपको क्या लगता है, कोऑर्डिनेट आज आप पढ़ रहे हो, या कोऑर्डिनेट की शुरुआत अभी से हुई, या 10-20 साल 30 साल पहले से हुई है, नहीं। कोऑर्डिनेट आज से हजारों साल पहले की है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप कर रहा था ना, जब सिंधु घाटी सभ्यता बन रही थी ना, तब जो है आपको कोऑर्डिनेट की जानकारी लोगों को थी। अब कहोगे कैसे, अब सुनो मेरी बात। वहां पे एक ग्रिड सिस्टम चलता था। ग्रिड सिस्टम समझते हो, नहीं जानते हो, मैं बता रहा हूं। देखो, ग्रिड सिस्टम क्या होता है, जब हम कोई भी, मान लीजिए ऊपर को मैं लिख लू नॉर्थ, आप ध्यान से समझना, नीचे को मैं लिख लू साउथ, और इधर मैं लिखूं ईस्ट,
और इधर मैं लिखूं वेस्ट। ठीक है, आपको मैंने 4 दिशाएं लिखी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब सुनो, कोई लाइन अगर नॉर्थ से आ रही है, ठीक, साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, अब कोई लाइन ईस्ट टू वेस्ट आ रही है और ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, तो उस कंडीशन में जब ये लाइन एक दूसरे को जहां पे कट करती हैं, जैसे अब यहां पे ये कट कर रही है, इंटरसेक्ट यहां पे कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो जब इन्होंने जो है एंशिएंट टाइम में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उन्होंने ग्रिड सिस्टम का प्रयोग किया था, ग्रिड सिस्टम का। और जब ग्रिड सिस्टम का प्रयोग किया था तो जो ईस्ट टू वेस्ट अगर लाइन जा रही थी या रास्ता जा रहा था, या मकान के लिए जो भी इनके मतलब व्यापारिक केंद्र के लिए रास्ते जाते थे, या ईस्ट टू वेस्ट जाते थे या नॉर्थ टू साउथ आते थे, इनकी डिस्टेंस भी इक्वल होती थी। अगर एक रास्ता मान लीजिए सपोज दैट ये जा रहा है, तो दूसरा रास्ता जो था इसके 10 मीटर दूरी से जाता था। इतनी सटीक इन्होंने कोऑर्डिनेट का प्रयोग किया था। अगर कोई रास्ता ऐसे नॉर्थ और साउथ में जा रहा है तो और उनके बीच भी दूरी कितनी होती थी? 10 मीटर होती थी। अगर रास्ता कोई 2 रास्ता जा रहा है, एक रास्ता ईस्ट टू वेस्ट गया, दूसरा उसके जस्ट बगल से गया, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता था ना लाइनों के मतलब रास्तों का, वो 10 मीटर का होता था। और कोई रास्ता नॉर्थ से साउथ आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर एक और रास्ता आ रहा है, तो उनके बीच भी डिफरेंस कितने का होता था? 10 मीटर का होता था। ठीक, और जहां भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे को करती थी, वो 90 डिग्री जो है आप एंगल बनाता था। तो इतनी सटीक जानकारी, इसी को हम ग्रिड सिस्टम कहा करते थे। इतनी सटीक जानकारी कि अगर कोई व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, कोई व्यापारिक स्थल हुआ था, और उस स्थल से अगर किसी गांव में सामान भेजना था, तो लोग कहते थे आप सीधे चले जाओ और ये गली में ये मकान है। इतनी सटीक जानकारी, बिना मतलब हमारे गूगल मैप के, बिना किसी के, इतनी सटीक जानकारी देते थे। तो एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन समय से जो है ग्रिड बेस्ड सिस्टम, जो लोकेशन सिस्टम था, ध्यान रखिए, existed in ancient India, कह रहा है द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। इसी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इसी को कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो जब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसका प्रयोग करते थे? ग्रिड बेस्ड सिस्टम का प्रयोग करते थे। सड़कें एक दूसरे को 90 पे कट कर रही, कोई मतलब नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, कोई ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो जब यहां पे जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी तो 90 डिग्री का कोण बनाती थी। और उन सड़कों में जो डिफरेंस देखने को मिला वो भी इक्वल मिला। अगर कोई 2 रास्ता नॉर्थ और साउथ को जा रहा है तो उनके बीच डिफरेंस 10 मीटर है, कोई रास्ता जो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो उनके बीच भी 10 मीटर का डिफरेंस। इतनी सटीक उन्होंने जानकारी इकट्ठा कर रखी थी। वो क्या करते थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग किए थे। आगे सुनो, कह रहा कि यूज्ड वेल प्लान्ड, देखिए यहां पे बोला सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन यूज्ड वेल प्लान नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब गलियां, गलियों को जो प्रयोग करते थे। जैसे मान लीजिए इधर से कोई गली गई, इसके बगल में दूसरी गली है, इसके बगल में तीसरी गली है, तो इनके बीच जो डिफरेंस होता था उन्हें 10-10 मीटर का होता था। ठीक, पहली बात क्लियर। अगर कोई रास्ता गली को काटते हुए ऐसे जा रहा है तो इनमें भी जो डिफरेंस देखने को मिला था, इनमें भी ये भी 10 मीटर का मिला था। इतनी सटीक ये लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग किया था। कहां पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब पूछो आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये आपके चैप्टर का जो बेस है। जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। आप जानो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, आई कहां से, कौन कौन ने इसमें किसकी किसकी योगदान रहा, किसका कंट्रीब्यूशन रहा, किसकी भूमिका रही, सब समझेंगे। चलिए, तो अब आते हैं बौद्धायन। बौद्धायन कौन था? एक जो गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे। बौद्धायन बहुत प्राचीन समय के थे। उन्होंने जो यूज किया, उन्होंने नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट लाइंस को ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में प्रयोग करा। अब आप ध्यान रखो कैसे, इस चीज को आप समझना। मैंने कहा ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है? साउथ होता है। इधर क्या होता है? आपका ईस्ट होता है, इधर आपका क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 लाइन आप ड्रा करोगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, तो देखिए जो ये लाइन आती है नॉर्थ टू साउथ, ये कौन सी लाइन होती है? वाई एक्सिस होती है। और एक लाइन जो चलती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट चलती है।
आज जो ये लाइन हम ड्रा कर पा रहे हैं ना, ये जो लाइन नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट खींच पा रहे हैं ना, ये बौद्धायन की देन है। वही तो मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा कि यूज, देखिए, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट लाइन इन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन मतलब ज्यामिति का जब हमने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, जब ज्यामिति में हमने ईस्ट वेस्ट की बात किया, जब हम ज्यामिति में नॉर्थ और साउथ की बात किए, जैसे कि एक्सिस हम बना रहे हैं तो वाई एक्सिस हमारी नॉर्थ साउथ चलती है और जो हमारी जो है एक्स एक्सिस ईस्ट वेस्ट चलती है, तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज बौद्धायन ने की थी। अब बात आपको क्लियर हो गई? चलिए अब आगे सुनिए। कह रहा कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आधार है, जो फाउंडेशन है, उसमें योगदान किसका है? बौद्धायन का। बौद्धायन का कैसे योगदान है? अच्छा अब एक बात बताओ, आप बात बताओ, क्या बिना इस एक्सिस लाइन के, बिना वाई एक्सिस और बिना एक्स एक्सिस की क्या आप ज्योमेट्री बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो इस ज्योमेट्री का जो बेस उन्होंने, फाउंडेशन, आधार कौन तैयार किया था? बौद्धायन ने तैयार किया था। कौन तैयार किया था? बौद्धायन ने। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। फिर का डेवलप द बौद्धायन पाइथागोरस थ्योरम। फिर धीरे धीरे इसी को इन्होंने एक थ्योरम बनाया था जिसको बौद्धायन पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता था। तो ये आपकी कुछ जानकारी थी। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट क्यों हुआ। अब इसके महत्व को समझिएगा। पहला कहा कि यूज द फाइंडिंग लोकेशन ऑन अर्थ। आपको पृथ्वी पे कोई भी स्थान जानना होता है तो आप गूगल मैप करते हो ना, आप डाल दो अभी कि लंदन, आप डाल दो इंग्लैंड, आप डाल दो फ्रांस, आप डाल दो पेरिस, आप डाल दो टोक्यो, आप डाल दो अपने जिले का नाम, आप डाल दो अपने गांव का नाम, आपको लोकेशन दे रहा कि नहीं दे रहा? तो उस लोकेशन को, जब हम कोई लोकेशन अगर पृथ्वी पर फाउंड करते हैं, तो कोई फाइंडिंग, यूज फॉर फाइंडिंग लोकेशन ऑन अर्थ। जब हम पृथ्वी पर कोई लोकेशन को अगर फाइंड करते हैं, कोई खोजते हैं लोकेशन, तो हम मैप का यूज करते हैं। तो वो जो मैप आप यूज करते हो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का महत्व ये है कि आपको पृथ्वी पर कोई लोकेशन को मतलब पता करने में भूमिका निभाता है, आपको मैप बनाने में भूमिका निभाता है। क्योंकि आपको अभी कहते हो ना, जैसे आप अपने घर को ही बनाना हो, तो जब आप घर का निर्माण करते हो तो उसमें कहते हो ना, मेरा ये घर जो होगा, ये मेरा रूम नॉर्थ साउथ में होगा, ये मेरा रूम ईस्ट वेस्ट में होगा। तो कैसे पता चल रहा है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा ही पता चल रहा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे सुनिए। चलिए अब देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है उज्जैनी। अब कहोगे उज्जैनी क्या, उज्जैन क्या? तो कह रहा सर्व एज इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग लोकेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन समय में जो है, अगर हम कोई भी लोकेशन को मेजर कर पाते थे, कोई लोकेशन के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर पाते थे, तो उसको भूमिका और रेफरेंस किसको जाता है? उज्जैनी को जाता है। और दूसरी बात कह रहा है कंसीडर सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन। अब नाम सुनिएगा, आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे ले चलता हूं। जब आपने जियोग्राफी पढ़ा होगा, यानी भूगोल आपने जब पढ़ा होगा, तो उसमें एक जो आया होगा प्राइम मेरिडियन शब्द आया होगा, मध्याह्न रेखा। जो एक जो है आपकी जो है लॉन्गिट्यूड रेखा। अब जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होते हुए जाती, जहां से ये माना जाता है कि पूरे देश की समय की शुरुआत या पूरे देश को जो है समय में बांटने का काम वहीं से शुरू हुआ था। लेकिन ये गलत है। अब कहोगे कैसे? उसकी बहुत पहले कंसिडर्ड कर दिया गया था, सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन का जो था उल्लेख कहां पे कर दिया गया था? भारत में कर दिया गया था, उज्जैन। वही उज्जैन जो महाकाल का मंदिर है, कभी आप जाइएगा, बहुत अच्छा मंदिर है। तो महाकाल के मंदिर की बात आप कर लो, तो महाकाल के मंदिर के पास जो है वहां पे काफी फिलासफर रहते थे पहले प्राचीन समय में। देखिए पहले प्राचीन समय में ना, जो जितने भी फिलासफर दार्शनिक हुआ करते थे, सब कहीं ना कहीं कोई धार्मिक स्थल भी रहा करते थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। हर रिलीजन का अपना धार्मिक स्थल होता है। तो जो मतलब आज हम लोकेशन को मेजर कर रहे हैं, पहले जो प्राइम मेरिडियन की आप बात करते थे, वो प्राइम मेरिडियन पहले उज्जैन से होके जाती थी। ठीक है, तो वहां से जो है मेरिडियन लाइन जाती थी जिसको 0 डिग्री हम कहते थे, 0 डिग्री। और यहीं से पूरे विश्व के जो समय का हम निर्धारण करते थे, डिसाइड करते थे कि पूरे विश्व में अब किस देश में कितना टाइम हो रहेगा। वो सब कहां से स्टार्ट हुआ था? उज्जैन से स्टार्ट हुआ था। लेकिन समय बदला, अंग्रेजों का शासन आया, वो हमारे यहां से अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर अपने देश गए,
और आज जो है ग्रीनविच शहर से हम पढ़ते हैं कि जो 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन या मुख्य जो रेखा है लॉन्गिट्यूड है, वो कहां से चलती है? ग्रीनविच शहर से चलती है, जो इंग्लैंड से कभी वो हमारी हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं रहा, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िए, आप बहुत सारे फिलासफर जो आपके देश में पैदा हुए लोग कॉपी किए हैं। खैर आइए, तो ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं टॉलेमी की बात करते हैं। डिस्क्राइब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेनी प्लेसेस। बहुत सारे जो स्थानों का अक्षांश और देशांतर का वर्णन किसने किया था? टॉलेमी ने किया था। कैसे किया था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किया था। अब कैसे आप समझना, जैसे मान लो आपने जब मैप देखा होगा, आपने जब मैप देखा होगा या ग्लोब आपने देखा होगा, तो एक जो लाइन बीच से होके गुजरती है जिसको आप बोलते हो 0 डिग्री, ठीक है, वो पृथ्वी को 2 पार्टों में डिवाइड कर देती है। एक नॉर्थ हेमिस्फीयर, ध्यान रखिएगा शब्द का, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, मतलब एक उत्तरी अर्धगोले में और एक दक्षिणी में 2 अर्धगोला बनाती है, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में बांट देती है। तो जो 0 डिग्री रेखा बांटती है वो जो होती सबसे बड़ी लैटिट्यूड रेखा होती है। ये सबसे जो मतलब लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड यानी सबसे बड़ी जो है अक्षांश रेखा कौन सी है? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री जो है 2 हेमिस्फीयर में पृथ्वी को बांटती है। इसके बाद बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे इधर आ जाओ तो फिर ऊपर को आप चले जाओ, तो इस तरीके के जो है ये लाइनें आपको ग्लोब पे देखने को मिलती है, इसको लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो टॉलेमी ने क्या किया था, वही आपसे कह रहा कि इंट्रोड्यूस डिस्क्राइब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर मेनी प्लेसेस। मतलब बहुत सारे स्थानों का जो था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन डिसाइड किया था? टॉलेमी ने किया था। अब क्या है कि जैसे आप पढ़ते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नाम सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ध्यान रखिए, मतलब एक को कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो बोलते हैं वो मकर रेखा बोलते हैं। अब सुनिएगा, नॉर्थ में जो पड़ता है वो कर्क रेखा पड़ती है और साउथ में जो पड़ता है वो आपकी मकर रेखा पड़ती है। तो जो इस तरीके की रेखाएं आपको दिखाई गई हैं ये कौन सी लैटिट्यूड है, इसका उसने निर्धारण किया, लैटिट्यूड बताया। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये होता है जब कोई नॉर्थ टू साउथ अगर कोई लाइन हम जब ड्रा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो ये लाइन जो आपको देखने को मिल रही है, ये लाइन जो देखने को आपको मिल रही है ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। तो इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का निर्धारण यानी डिसाइड कौन किया था? टॉलेमी ने किया था, ठीक। अब कह रहा हेल्प डेवलप ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसने जो है इस मदद किसमें की? ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। आगे अब आते हैं आर्यभट्ट, नाम सबने सुना होगा, भारतीय मैथमेटिशियन कह लीजिए, बहुत बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे, मैथ की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो कह रहा है इंट्रोड्यूस इंप्रूव द मेथड ऑफ कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन। इन्होंने, इनकी वजह से जो है हम कोऑर्डिनेट जो थे हमारे कोऑर्डिनेट का कैलकुलेशन को हम इंप्रूव कर पाए, उसका योगदान किसको जाता है? आर्यभट्ट को जाता है। आर्यभट्ट की ही देन है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंप्रूव्ड मेथड, कौन सा मेथड? कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन का। पहले लोगों को जानकारी नहीं थी तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आर्यभट्ट ने निभाई और इससे हमें जानकारी इकट्ठा हो गई। अब बोलिए, बात समझ में आई। तीसरा इन्होंने यूज्ड सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स टू मैप स्टार एंड प्लेनेट, मतलब जो है तारों के, ग्रहों के बारे में भी जानकारी, उनकी लोकेशन के बारे में जानकारी देने का क्यों किसका योगदान है? आर्यभट्ट का। तो आर्यभट्ट जो थे बहुत विद्वान थे, तो इनके बारे में ये इन्होंने जो है इन्होंने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करके ग्रहों के बारे में जानकारी दी, इन्होंने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करके तारों के बारे में जानकारी दी, ठीक है। अब आइए ब्रह्मगुप्त पे, नाम सुना होगा। कह रहा फॉर्मुलाइजेशन द यूज ऑफ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स मेड मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबल, ठीक है। अब ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, अब यहीं से शुरू है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तो मैं चैप्टर की थ्योरी बता रहा हूं, किसने क्या बोला वो मैं बता रहा हूं, अभी तो चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना तब देखिएगा आपको कितना मजा आएगा। अभी आप पहले समझो
अभी तो बहुत बेसिक लेके चल रहा हूं आपको, केवल आज थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो बोला फार्मुलाइज द यूज ऑफ जीरो एंड नेगेटिव नंबर। अब आते हैं, देखिए जब आप उनको इंटीजर्स पढ़ा रहे होंगे, किसी ने भी आपको पढ़ाया होगा, इंटीजर्स के बारे में जरूर जानकारी दी गई होगी। तो इंटीजर में जो सेंटर पे होता है जीरो होता है, और जब राइट साइड, ध्यान रखिएगा ये मेरा हाथ किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। राइट साइड हम जब जाएंगे, ध्यान रखिएगा ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। तो राइट साइड जितने नंबर आते हैं ये क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, ठीक है। और इधर जितने नंबर आते हैं नेगेटिव आते हैं, और बीच में जो आपको नंबर देखने को मिलता है वो जीरो होता है। अब इसकी थोड़ी सी आपके टॉपिक से हटेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा ले चलेंगे इधर, अब समझिएगा। ब्रह्मगुप्त ने जब बात की थी, इनका नाम याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्ता, इन्होंने जो बात की थी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की, बहुत बड़ा योगदान है इनका, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो पॉजिटिव नंबर यूज किया था उसको बोलते थे धना। क्या बोलते थे, धना। धना का मतलब वेल्थ, समृद्धि की बात करते थे, बात समझिएगा। किसकी बात करते थे, वेल्थ की, समृद्धि की, एसेट की। इसको उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, धना। धना मतलब धन, धन का मतलब इन्होंने कहा था वेल्थ। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने वेल्थ की बात की थी, इन्होंने वेल्थ की बात की थी। इन्होंने धन का मतलब एसेट की बात की थी। और एक नंबर जो इन्होंने नेगेटिव आज जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने इसको बोला था ऋणा। ऋणा हिंदी में आप लिखते हो अभी, ऐसे लिखते हो, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो इन्होंने ऋणा शब्द का प्रयोग किया था, यानी नेगेटिव की प्रयोग किया था। नंबर्स को इन्होंने, जो नेगेटिव नंबर तो थे उसको इन्होंने ऋणा शब्द का प्रयोग किया, और जो पॉजिटिव नंबर थे उसको धना, इसीलिए हिंदी में बोलते हैं धनात्मक। तो जो धना शब्द यानी पॉजिटिव नंबर है, देने की योगदान किसको जाता है, ब्रह्मगुप्त को जाता है। अगर उन्होंने ये नाम नहीं दिया होता तो शायद आज हम मॉडर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं होता। क्यों, अभी समझिएगा उसके पीछे कारण। जब आप जो है ग्राफ बनाते हो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में इधर आप पॉजिटिव नंबर लिखते हो और इधर आप नेगेटिव नंबर लिखते हो, वाई एक्सिस पे इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। अगर ये बताओ, इन्होंने अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में जानकारी न दी होती तो क्या आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना पाते हैं, पॉसिबल है, नहीं है। चलिए आगे सुनिए। तो कहता है मेड मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबल, जिससे मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या हुआ, पॉसिबल हो गया, यानी संभव हो गया। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। तो ये कुछ आपके फिलोसफर थे जिनके बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी दी। आप पढ़िएगा चैप्टर, अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको और डिटेल में करा दूंगा। ठीक है, तो ये जो उनके निचोड़ थे, जो कंक्लूजन थे, आपको मैंने सुना दिया। अब आते हैं, अब आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे एक एक करके बात करते हैं, हम चलते हैं। चलो देखो, एक नाम सुनेंगे आप, कार्टेशियन प्लेन। आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का नाम आया होगा। अब मैं आपको बात बताता हूं, जब आपके पास एक ग्राफ की कॉपी होगी, नहीं होगी तो खरीद लीजिएगा, और नहीं तो हो तो उसमें उसको खोल के देखिए। तो जब ग्राफ पेज पे आपको कुछ लाइन ऐसे से ग्रीन कलर की दिखाई दे रही होंगी, इसको हरे कलर से करें क्या, कुछ लाइन आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही होंगी, ऐसे सीधे सीधे आती हुई, ठीक। और कुछ लाइन आपको ग्रीन कलर की ऐसे दिखाई देती होंगी, छोटे छोटे बॉक्स टाइप आती है ग्राफ पे। तो जो ग्राफ में ये ग्रीन लाइन का आप पूरा का पूरा स्क्वायर शेप में आप देखते हो ना, यही आपकी क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है। और इसी पे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिखाओगे, ठीक है। तो जो इस तरीके का आपका ग्रीन ग्रीन कलर का आपका बना हुआ छोटा छोटा बॉक्स है ग्राफ पेपर पे, वो आपका क्या है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन समझ में आ गया। तो कार्टेशियन प्लेन है तो फॉर्म बाय टू परपेंडिकुलर एक्स। एक्स का मतलब ध्यान रखिएगा, एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, दो एक्सिस की हम बात करेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्स। तो अब चलिए समझते हैं। देखिए,
होता क्या है कि आपने भी सारी थ्योरी समझी थी, जब हम नॉर्थ से साउथ आते हैं, हम जब है नॉर्थ से साउथ आते हैं तो इस एक्सिस को हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, या साउथ से नॉर्थ जाते हैं तो वाई एक्सिस। तो अब बात समझिएगा, दूसरी बात, एक लाइन आपको यहां से लेके जाएंगे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इधर ईस्ट होगा इधर वेस्ट, ठीक है। तो दो लाइन आपको देखने को मिलेंगी जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, तो दो एक्सिस आपको देखने को मिलता है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो जो ईस्ट टू वेस्ट चलता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो वाई से मतलब नॉर्थ टू साउथ चलता है वो वाई एक्सिस होता है। तो इन्होंने कहा कि जब कार्टेशियन प्लेन को आप कभी देखोगे तो उस पर आपको दो एक्सिस दिखाई देंगे, जैसे लाइन होता है ना, ऐसे ऐसे आपकी लाइन है, तो आप देखिए ये नॉर्थ से साउथ आ रहा है और ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। जब ये जो बना रहा है फिगर आपकी क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, और ये जो लाइन है ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ईस्ट टू वेस्ट चलती है और वाई एक्सिस नॉर्थ टू साउथ चलेगी, ठीक है। तो यही आपका कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन दो जो है एक्सिस से बनता है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जहां पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती है ना, वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अभी सब बताऊंगा, समझाऊंगा डिटेल में आपको। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90। कभी आपने सर्कल देखा है ना, सर्कल, सर्कल कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360। अगर मैं यहां से मान लो इसको ऐसे सर्कल के शेप में घुमा दूं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री। आप कंफर्म हो, आप ये कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 360 का। तो जो इस पे मतलब जब लाइन एक दूसरे को कट करती है तो कितने डिग्री का बनाती है, 90 डिग्री। अब क्यों कह रहा हूं ऐसा समझना, पहले आपको यहां पे बताता हूं, जब ये y एक्सिस और x एक्सिस कट करेगी तो ये क्या बनाएगी, 90 डिग्री। तो इधर भी ये क्या बनेगा, 90 डिग्री, इधर भी आपको क्या बनेगा, 90 डिग्री, इधर भी आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो जितने हमारे क्वाड्रेंट्स होंगे, जब देखो x एक्सिस और y एक्सिस जब एक दूसरे को कट करती है, ऐसे कट किया, यानी x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को जब कट करती हैं तो आपकी कार्टेशियन प्लेन को चार भागों में बांटती हैं। कितने पार्टों में डिवाइड करती हैं, चार पार्टों में डिवाइड करती हैं। अब कौन कौन से, पहला पार्ट आपका होगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरे पार्ट को हम बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और तीसरे पार्ट को हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट पार्ट को हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात समझिएगा, अब आपके दिमाग में एक बात और आएगा कि क्यों ऐसे लेके चले, क्यों नहीं क्वाड्रेंट को ऐसे लेके चले, ये भी दिमाग में आएगा। ये फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए फोर्थ क्यों नहीं होता, अब सुनिए क्यों नहीं होगा। क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, तो हम इसमें एंटी क्लॉक चलते हैं। हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉक। घड़ी आपकी कैसे चलती है बच्चा, घड़ी आपकी चलती है, तो जब घड़ी आपको ही अगर सिंबल ऐसे बना, घड़ी किधर को चलेगी, इधर को चलेगी, इधर को ऐसे ऐसे घूमेगी, एक क्लॉक वाइज है। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हम एंटी क्लॉक, घड़ी की दिशा नहीं, घड़ी से अपोजिट दिशा में हम चलते हैं। अब बात समझ में आई। तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और हर क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होगा, आपको ध्यान रखना है, 90 डिग्री का। ये बात समझ में आ गई, क्वाड्रेंट समझ में आ गई। अब सुनो नेक्स्ट, जहां पे ये लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जहां पे एक दूसरे को कट करती यानी प्रतिच्छेद करेंगे, उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और ये इस इंटरसेक्टिंग लाइन को ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोलेंगे, ओरिजिन लाइन बोलेंगे। सॉरी, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लाइन नहीं, पॉइंट, ध्यान रखिएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे, जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट। अब समझिएगा,
तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे को कट करती है हम उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं या ओरिजिन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर आपकी वाई एक्सिस है और नीचे इधर आपकी ईस्ट टू वेस्ट क्या है, ये एक्स एक्सिस है। तो दोनों एक्सिस जहां पे आप अपने आप को कट करी वो क्या कहलाएगा, हमारा जो है ओरिजिन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इंटरसेक्टिंग या ओरिजिन पॉइंट को हम किससे दिखाते हैं, जीरो से। यहां पे एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, दोनों बातों का आपको ध्यान रखना। यानी एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, उस पॉइंट को हम क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या मतलब जो है ओरिजिन पॉइंट। तो आप यूज क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट का यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यानी मूल बिंदु आपकी क्या है, जीरो जीरो से दिखाएंगे, जहां एक्स भी जीरो होगा वाई भी जीरो होगा। आपको क्यों जीरो होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप ध्यान दो, जब आप नंबर लाइन शो करते हो तो बच्चा इधर देखो, ये आपका राइट हैंड, ये क्या है, राइट हैंड। राइट हैंड में हम कौन से नंबर शो करते हैं, पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड में हम कौन सा नंबर शो करते हैं, नेगेटिव। तो बीच में क्या नंबर आएगा, बीच में आपका जीरो आएगा, क्योंकि जब आप इंटीजर शो करते हो नंबर लाइन पे तो बीच में जीरो, राइट साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। मतलब इधर के नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे, इधर के नंबर -1 -2 -3 -4 आंसमान चलते चले जाएंगे। ठीक है, और बीच में आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब कहो कि ठीक है, मान लो ये तो आपने समझा दिया, ये तो हम समझ गए, लेकिन अब ऊपर वाले को कैसे आप मान लिखिए जीरो है। मैंने कहा जब आप चलते हो तो एंटी क्लॉक चलते हो। आप कैसे चलते हो, एंटी क्लॉक चलते हो। तो जब आप एंटी क्लॉक चलोगे तो अब बताओ, मैं भी इसकी तरफ घूम जाऊं, और जब मैंने घूमा तो मेरा हाथ किधर गया, ऊपर। राइट हैंड किधर गया, ऊपर। और जब मेरा राइट हैंड ऊपर गया तो राइट हैंड के साइड हम कौन सी वैल्यू बच्चा लिखेंगे, पॉजिटिव। और इधर कौन सी वैल्यू लिखेंगे, नेगेटिव। और जो बीच में वैल्यू हमारी होगी वो क्या कहलाएगी, वो जीरो कहलाएगी। अब बात क्लियर हो गई ना। तो जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कट करते हैं एक दूसरे को, उसको हम जीरो और जीरो पॉइंट से शो करेंगे और उसी को हम ओरिजिन पॉइंट के नाम से जानेंगे। अब बात समझ में आ गई कि जीरो पॉइंट ओरिजिन को जीरो जीरो क्यों से हम दिखाते हैं, क्योंकि जहां पे एक दूसरे को कट करती है वो मेरा जीरो पॉइंट होता है, क्योंकि इधर का पॉइंट पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, फिर एंटी क्लॉक चला तो ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव। तो जब आप नंबर लाइन पे शो करोगे तो इधर जितने नंबर आप शो करोगे पॉजिटिव होंगे, इधर नंबर शो करोगे तो नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब समझ में आया बौद्धायन का कितना महत्वपूर्ण भूमिका रही। बौद्धायन ने अगर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ना बताया होता, जीरो ना बताया होता, तो क्या आप क्लियर कर पाते, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है ना, तो ना आप कार्टेशियन प्लेन समझ पाते। तो आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गया, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब बात करते हैं, थोड़ी सी लास्ट बात है, इसके बाद हम रोकेंगे वीडियो को, फिर कल जब हम आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे। अब देखो आप ध्यान से, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो अब इनके बीच जो नंबर या पॉइंट हम शो करेंगे वो क्या होंगे, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे अगर x भी 2 y भी 3, तो पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y। अगर 2 और 3 को शो करना, देखे 2 यहां पे है 3 यहां पे है, अभी दिखा रहा हूं आपको। अब देखो x पे 2 और y पे हमारा 3, अब कहां ये मिलेंगे, यहां पे ना मिलेंगे। तो जहां ये पॉइंट मिल रहा है वो हम क्या कहेंगे, 2 और 3। पहले हम x लिखते हैं और बाद में हम y लिखते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आप शो करोगे वो कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी, यानी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, और इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। बात क्लियर आ गई। अब दूसरे क्वाड्रेंट पे चलते हैं। अब आप ध्यान से देखो, इधर आपको कौन सी वैल्यू मिल रही, नेगेटिव, और ऊपर कौन सी मिल रही वैल्यू, पॉजिटिव। ऊपर कौन सी मिली, पॉजिटिव, बीच में मिली, नीचे मिली नेगेटिव। तो बताओ इसके क्वाड्रेंट में पहले एक्स लिखेंगे, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव है। तो अब देखो पहले एक्स लिखेंगे, यानी इसमें जो वैल्यू आएगी -3 और 4। अब अगर शो करना चाहो आप तो देखो माइनस का 3 और एक्स का 4, ये कहां मिलेंगे, आपके यहां मिलेंगे। तो लिखेंगे माइनस का 3 और 4, पहला एक्स दूसरा वाई। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आप शो करोगे वो माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव आएगी। ठीक है, क्या आएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव आएगी। बोलो, दो बातें क्लियर है।
अब आते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। अब बच्चा देखो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो इसमें जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसमें क्या आएगी बच्चा, नेगेटिव आएगी। कैसे, अब जैसे मान लो मुझे -4 और -4 हमें शो करना हो, -4 और -4, तो अब बताओ इसका ग्राफ यहां आके ऐसे जाएगा, तो यहां पे मिलेगा, तो लिखेंगे -4 और -4, पहला भी x दूसरा y। तो इसमें जो नंबर आप शो करोगे वो कौन से शो करोगे, नेगेटिव नंबर, यानी दोनों नंबर माइनस के होंगे। अब आइए चौथे पे। अब चलिए फिर इधर घूमिए, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में आप कौन से वैल्यू शो कर रहे हो, पॉजिटिव, और वाई भी कौन से कर रहे हो, नेगेटिव। तो इधर पहले वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, फिर नेगेटिव आएगी, जैसे 4 और -3। अब इसको शो करना हो तो ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका 3, और यहां पे दिखा दो, लिख दो 4 और -3, और पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो वैल्यू आएगी वो प्लस की और माइनस की आएगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब बात आपकी क्लियर हो गई। तो चार क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी, सेकंड में आएगी और नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, थर्ड में नेगेटिव आएगी, और फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव आएगी। क्वाड्रेंट्स क्लियर, नहीं क्लियर है तो फिर से आप हमसे पूछेगा, हम फिर दोबारा बताएंगे। एक बार जाते जाते फिर क्वाड्रेंट सुन लो, क्योंकि अब इसी तरह आपको शो करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट समझो, कहा कि जो पहला वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव आएगी, दूसरे में कौन सी आएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव आएगी, तीसरे में कौन सी आएगी, सब नेगेटिव हो जाएंगे, और चौथे में आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से वीडियो को रिवाइज करके बढ़िया से देखिएगा, एक बार दो बार नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा भैया नहीं क्लियर आप बताओ, सर नहीं क्लियर आप बताओ। मैं बता रहा हूं, मैं आपको 100% एक एक टॉपिक क्लियर करके चलूंगा मैथ में। बेशक थोड़ा लेट होगा लेकिन डिटेल में पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपको रैंडमली आया 2-4 क्वेश्चन कराया चल दिया, वैसा वाला काम नहीं करूंगा। थ्योरी के साथ मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो अब आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपना एक बार पूरा डिटेल में देखिए, समझिए। आपका ये पहला स्टार्ट कर दिया मैंने, आप लोगों को भी उम्मीद थी और आप लोगों का भी इंतजार था कि क्लास 9 के बैच शुरू किए जाए स्पेस क्लासेस की तरफ से। तो ऑफलाइन तो बैच चलता है, ऑनलाइन भी आज मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो आज आप से पहले वीडियोस के साथ हमारी शुरुआत हो गई। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।